मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ाई की है ऑडिट की शुरू, और हमारा शुरू है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों का टॉपिक नंबर 1 कवर हो चुका है। टॉपिक नंबर 2 हमने शुरू कर दिया है, उसका पार्ट 1 मेरे चैनल पर अवेलेबल है और हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 के साथ। ठीक है, चलो भैया पेज नंबर 2.7 पे हमें आना है। पेज नंबर 2.7 किताब में आपको दिखा देता हूँ ताकि मेरे और आपके दोनों के दिमाग में क्लैरिटी रहे। ये है मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपका पेज नंबर 2.7, टॉपिक नंबर 2, प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो हमारी जो पूरी की पूरी ऑडिट की प्लानिंग की प्रोसेस है वो इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है प्लानिंग एक्टिविटीज़। इसी को हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग हमारा अगला इस लेक्चर का पार्ट 2 आगे बढ़ा रहे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, ऑडिट का प्लानिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि आपको कुछ रियलिस्टिक सिनेरियो पता होना चाहिए कि असली दुनिया में काम कैसे होता है। क्योंकि मैं हमेशा मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये बात हमेशा कहता हूँ कि जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, दिखने में वो आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट दिखता है, ऐसा लगता है कि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन दिस इज़ अ हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो थियरी है वो हर स्टेप में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रोफेशन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे काम करेंगे, वो कंप्लीट थियरी, चाहे वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो, चाहे वो आपके किताब के चैप्टर्स हो, हम लोग काम करते वक्त एक्चुअल में अप्लाई करने वाले हैं, उस थियरी को यूज़ करने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो ऑडिट का सब्जेक्ट है वो हाईली प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरे हिसाब से उन सब्जेक्ट्स को कहते हैं, उन स्किल्स को कहते हैं जो आप सीख के रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। तो ऑडिट का जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा आपको दिखेगा टेक्सचुअल, तो टेक्स्ट है लेकिन हाईली प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि हम उसे असली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो विद दिस हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने आपके लिए कुछ बातें नोट डाउन करके रखी है जो आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हमेशा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ऑडिट, उसका है ना ओवरऑल सिनेरियो किस तरीके का होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इसीलिए मैंने एक नोट बनाई है आप लोगों के लिए, विच इज़ ओवरऑल ऑडिट सिनेरियो। तो होता क्या है मेरे प्यारे मित्रों, ऑडिट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो, ऑडिट में 2 किस्म के पार्टियां इन्वॉल्व होती है। पहली होती है एंटिटी, यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है वो, और दूसरा होता है हम लोग यानी ऑडिटर लोग। ठीक है, तो देखो एंटिटी क्या करती है, 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो बिजनेस कर सकती है या फिर नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो सकती है। उसके बाद ये जो एंटिटी है इसके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। तो इनके स्टेक होल्डर्स होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जिसे हम कहते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में मित्रों आपके होती है ओनर और मैनेजमेंट। उसके बाद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं आपके, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, मनी लेंडर्स यानी बैंकर्स एक्सेट्रा, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, सोसाइटी एट लार्ज में आते हैं आपके कस्टमर, रिसर्चर्स एंड एक्टिविस्ट। तो कुल मिलाकर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में इतने लोगों का स्टेक हो सकता है। ठीक है, हमेशा इतने लोग 100% इन्वॉल्व होंगे ऐसा नहीं, लेकिन इन लोगों का स्टेक आपके बिजनेस में होता है। उसके बाद क्या देखो, नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। These stakeholders are interested in audited financial statements and audit report for informed decision making। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेस लेता है और सोसाइटी को उस रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करके गुड्स या सर्विसेज बेचता है। बेचता है मीन्स व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करके ये लोग पैसा
कमाते हैं। दैट मीन्स प्रॉफिट अर्निंग इन शॉर्ट टर्म एंड वेल्थ क्रिएशन इन लॉन्ग टर्म। तो इसीलिए ये जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं ये हमेशा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। उन्हें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टाइमली चाहिए होती है, क्रेडिबल चाहिए होती है, रिलायबल चाहिए होती है, ट्रस्टवर्दी चाहिए होती है, कंप्लीट एंड एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो इन सारी चीज़ों का स्टेक होल्डर्स ने एक सॉल्यूशन निकाला, वो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी बिजनेस में जो होते हैं, यानी जो बिजनेस होता है उसमें जो इंटरनल ओनर्स होते हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन लोगों ने एक थर्ड पर्सन को हायर किया जो होता है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसे काम दिया कि भैया हमने जो साल भर में काम किया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जनरेट किए हैं, उन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप चेक करो और हमें ढंग से बताओ कि हमने सही तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। हमने भारत के या जिस भी कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं उस देश के प्रॉपर कंप्लायंसेस हमने फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, और हमने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए हैं वो ट्रू एंड फेयर नेचर डेपिक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारा काम करता है एक ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके होते हैं टीम मेंबर्स, इन दोनों के पास मिलके होती है कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो एक ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है? ऑडिट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, रिव्यू कर सकता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या इंटरनल कंट्रोल्स या अदर इन्फॉर्मेशन के लिए एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बिजनेस से रिलेटेड अदर रिलेटेड सर्विसेज कुछ अगर चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, रिलेटेड सर्विसेज वही प्रोवाइड कर सकता है जो कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स उस क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होगी या कंबाइंडली उसके फर्म के पास होगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्वालिफाइड सीए, तो ये कंबाइंडली हम कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मित्रों, ये होता है आपका एक ऑडिट का ओवरऑल सिनेरियो। समझ में आ गया आप लोगों को? एक साइड में है एंटिटी और दूसरे साइड में है हमारे ऑडिटर साहब। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो होती है आपकी फाइनेंशियल ईयर की लाइन यानी समय की डंडी। ये समय की डंडी आपको हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ने वाला है, क्योंकि अकाउंट्स हो या ऑडिट हो, हमें इस फाइनेंशियल ईयर के लाइन को, समय की डंडी को हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। तो समय की डंडी मित्रों हमारी शुरू होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये कंप्लीट पीरियड को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसमें होते हैं 12 महीने, दैट मीन्स 365 डेज। 4 साल के बाद जो लीप ईयर आता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये बेसिक सिनेरियो हो गया। अब जो हमारे ऑडिटर्स, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इस पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है। यहाँ पे सेल, परचेस, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी ये सारे जनरेट होते हैं और ये लोग इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग करने के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। सॉरी, फिर आता है फिर एंट्री 31 मार्च के बाद। ये जो पीरियड आपको दिखता है यहाँ पे एंट्री होती है हमारे ऑडिटर साहब की। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिया है वर्क ऑफ ऑडिटर स्टार्ट्स हियर, यानी पूरे साल भर के बाद हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दी जाती है और कहा जाता है कि आप उसे क्रॉस वेरीफाई करिए। फिर देखो, कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच रिजल्ट इन इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। तो बेसिकली एक ऑडिटर को जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट दिया जाएगा, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसके ऑडिट का स्कोप में हमेशा ये 4 चीज़ें इंक्लूड होगी। ऑडिट ऑफ इनकम, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ एसेट्स, ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज़। इन चारों का उसे ट्रू एंड फेयर नेचर डिपिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है देखना है। चारों से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस होंगे, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, ये सारी बातें एक ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग हिज ऑडिट फेज जो भी ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, जो भी एविडेंसेस उसे मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स उसे मिलेंगे, उसको चेक करना है। जहाँ पे भी ज़रूरत होगी एक्सपर्ट को हायर करना है, उसका ओपिनियन लेना है, और इस कंबाइंड प्रोसेस के साथ जो भी ऑडिट एविडेंस हमारा जमा होगा उसके ऊपर बेस्ड होगा हमारा ऑडिट ओपिनियन। ये जो ऑडिट ओपिनियन है इसको बनाते वक्त एक ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रहना चाहिए। दैट मीन्स मेरा ओपिनियन सिर्फ मेरे ऑडिट एविडेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मैं अपना ओपिनियन लिखूं।
इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस। मेरे ओपिनियन के ऊपर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ऑडिटर का ओपिनियन बायस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल ओपिनियन तभी होगा जब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट में रह के काम करेगा। ये बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है। अगला मुद्दा आपको क्या पता होना चाहिए, दीज ट्रांजैक्शंस आर देन रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इनकम एक्सपेंसेस आपके दिखेंगे P&L अकाउंट में, एसेट्स एंड लाइबिलिटी आपकी दिखेंगी बैलेंस शीट में। P&L को हम कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर, और बैलेंस शीट में हमें दिखती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी टिल डेट। साथ में आपके होंगे शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑडिट करोगे तो आपको पास्ट पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको लेटेस्ट करंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। तो ऑडिटर हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करने वाला है। आगे अब टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज कौन सी होती है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO। ये सारी एंटिटीज किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स के साथ रेगुलेट होती है। दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, AOP, जो भी रिलेवेंट उसके लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO। इसी के साथ साथ जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, अगर वो इनकम टैक्स या GST के प्रोविजंस को ट्रिगर करते हैं, तो टैक्सेबल इवेंट को ट्रिगर करते हैं, तो GST और इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी उन्हें अप्लाई होंगे। बेसिकली हमारे भारत में जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उन पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स के किसी भी प्रोविजन को अट्रैक्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोविजन हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अप्लाई होगा। और जो भी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल यानी एंटिटी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अप्लाई होती है, वो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्कोप में इंक्लूड की जाती है। तो एक ऑडिटर को हमेशा देखना पड़ेगा कि उसने वो जो जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहा है उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसको कौन से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, आपकी जो बिजनेस एंटिटी है वो कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, तो किस तरीके का इंडस्ट्री में आपकी काम करती है, फार्मा इंडस्ट्री में काम करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, आर्किटेक्ट है, डिज़ाइन कंपनी है, कौन सी कंपनी है, कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस उन्हें अप्लाई होते हैं, उस इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं, ये सारी बातों का ध्यान ऑडिटर को ऑडिट का काम शुरू करने से पहले सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। और यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2, प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो काम शुरू करने से पहले एक ऑडिटर को इतना सारा प्रिलिमिनरी काम करना पड़ता है, यानी एक्चुअल काम शुरू होने से पहले का प्रिलिमिनरी काम को हम कहते हैं पूर्व तैयारी, दैट मीन्स द प्रिपरेशन स्टेज। जैसे और आपके CA इंटरमीडिएट के एग्जाम्स है, एग्जाम में आपका कब परफॉर्म करोगे, जब आपका पेपर का जो डेट है दैट इज़ योर फाइनल परफॉर्मेंस। लेकिन उस डेट के पहले आप जितना भी काम करोगे वो सारा का सारा काम हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, यानी एग्ज़ाम के पहले की पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन स्टेज। ऑडिट शुरू होने से पहले का जितना भी काम है, फ्रॉम अपॉइंटमेंट टिल स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, ये सारे के सारे काम होते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। यानी ऑडिट का एक्चुअल काम शुरू होने से पहले भी हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंडक्ट द ऑडिट। इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, और सबसे पहला प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। यही वाला टॉपिक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब ये एक्सप्लेनेशन मैंने पार्ट 1 में नहीं दिया, लेकिन जब मैंने पार्ट 1 का लेक्चर प्रिपेयर किया तो मुझे ऐसे लगा कि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए ये सारी चीज़ें, पूरा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। अब वापस आ जाओ अपने हैंड रिटन नोट्स में। लीगल एंटिटीज़ तक आपको बात पता चल गई। अब नीचे आओ, एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है, GST, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोफेशन टैक्स, कंपनीज एक्ट 2013, LLP, पार्टनरशिप एक्ट,
लेबर लॉज, है ना। उसके बाद में आते हैं आपके फैक्ट्री लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में RBI, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, FSSAI, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में आपका आता है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अदर एप्लीकेबल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट करते हो तो आपको उस एंटिटी का ऑडिट करने से पहले जो पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, ये आपका उस एंटिटी के बारे में एक रिसर्च होता है। ये रिसर्च होने के बाद आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो जाएगी कि उस एंटिटी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किस तरीके के हैं, कौन से लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, साल भर में कितने कंप्लायंसेस है। तो आपको एक कंप्लायंस कैलेंडर भी मिल जाएगा। फिर आप देखोगे कि जो डेडलाइंस है, जो लास्ट डेट है, उसके पहले उन्होंने कंप्लाई किया है या उसके बाद में कंप्लाई किया है। अगर फाइनल लास्ट डेट के बाद आप कंप्लाई करते हो तो पेनल्टी, इंटरेस्ट कुछ ना कुछ लगता है, वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूर्व तैयारी में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में पता चल जाएगी। तो आपको बेसिकली एंटिटी का पूरा एक बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको ऑडिट करते वक्त क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं, कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे कम रिस्क है, कहाँ पे मीडियम रिस्क है, कहाँ पे हाई रिस्क है। तो जो हाई रिस्क एरिया होते हैं वहाँ पे हमें ऑडिट ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को लगाना पड़ेगा, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया एंड लो रिस्क एरिया, यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक किया, हमारा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट तरीके से गैदर किया, एंड फाइनली ये हमारा पूरा का पूरा जो डिटेल काम है ये हमारे ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इतना सारा तामझाम एज एन ऑडिटर हमें करना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ। लेकिन एक ऑडिटर को इसी के साथ साथ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ ही एक ऑडिटर को अकाउंटिंग सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करती है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय ICAI, दीज आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी शेड्यूल 3, बैंक्स का अलग फॉर्मेट होता है, इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अलग होता है। तो जो इंडस्ट्री आपकी है उस इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर्स है, जैसे ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, RBI जो बैंकिंग रेगुलेशंस को बैंक्स को गवर्न करता है, तो ये लोग अपने इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं कि इन फॉर्मेट में आप अगर हमारी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको इन फॉर्मेट्स में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है एंड रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके के ऑडिटर को पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइडेंस नोट्स कौन से एप्लीकेबल है जो हमें इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडेंस नोट्स होती है, टेक्निकल गाइडेंस नोट्स होती है। तो ये सारा मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि काम किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। फिर टेक्निकल गाइड्स होती है, जनरल एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इसमें हमें पिन पॉइंट बताया जाता है कि ऑडिट को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के कौन से पॉइंट्स है, उन स्पेशल पॉइंट्स को किस तरीके से हैंडल करना है, उसे ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद सो बेसिकली एन ऑडिटर हैव टू कंसिडर ऑल दीज पैरामीटर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लान। तो हमारा जो टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, अब ये मैंने क्या किया था, ये एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है ना वो मैंने आपको बताया। हमारे किताब में क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रोफेशनल लैंग्वेज है, लेकिन एक्चुअल में हम इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद देखो, ये सारा काम करने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी रिगार्डिंग, अरे यहाँ पे किसने कचरा करके रखा रे बाबा, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप क्लैरिटी देख लो। क्लैरिटी रिगार्डिंग व्हाट, क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑडिट में क्या काम करना है। ठीक है मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े क्लासेस में ऐसी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो तो आपको क्लैरिटी आएगी, किन मुद्दों में क्लैरिटी आने वाली है आपको, ऑडिट के लिए कितना टाइम लगेगा, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इन 4 सेगमेंट्स में अंदर डिटेल में जब आप चेक करोगे तो कौन से सेगमेंट में कितना टाइम एलोकेट करना है, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, पैसा कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कौन से टीम मेंबर्स लगेंगे, इंटर्न्स, सीनियर मेंबर्स, एक्सपर्ट्स, किस तरीके का काम आपको लगेगा,
डेडलाइन क्या है, दैट मीन्स कितने समय में वो पर्टिकुलर काम खत्म करना है। स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम करना है या पर्टिकुलर सेगमेंट का काम करना है। ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से बनेगी, फॉर्मेट क्या होगा। जनरेटिंग रीजनेबल एश्योरेंस, ये सारा ऑडिट का हमारा मेन पर्पज ही क्या होता है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन विच प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस यानी गारंटी नहीं देता है, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल एश्योरेंस में वो ये बताता है कि हमने सारे ट्रांजैक्शंस चेक तो किए, हम ये रीजनेबली बता सकते हैं कि ट्रू एंड फेयर नेचर है या नहीं है, हम गारंटी नहीं दे सकते। ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो गारंटी नहीं है, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस है, वो क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एब्सोल्यूट यानी क्या कि ऑडिटर ने अगर बोला कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता हूँ तो उसमें वो ये कह रहा है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है ड्यू टू एरर या फिर डेलिब्रेट एक्शन की वजह से, किसी भी तरीके का कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना भी फाइनेंशियल चेकिंग हम ट्रांजैक्शंस को चेक करो, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, ह्यूमन से हम लोग एरर्स हो सकते हैं। इसीलिए हमने हमारा एक सेफगार्ड रखा कि ऑडिट का नेचर ऐसा है कि लिमिटेड टाइम में हमें पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, ओपिनियन देना है। तो लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम जो चेकिंग भी है वो लिमिटेड बेसिस पर कर सकते हैं और इसीलिए हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। हम एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकते कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ये है मित्रों आपका ओवरऑल ऑडिट प्लान। इतना सारा जब आप डिस्कस करोगे अपने टीम के साथ, सीनियर पार्टनर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, एंटिटी के, तो आपको ये सारी क्लैरिटी आने वाली है। अभी तक हमारा ऑडिट का काम शुरू नहीं हुआ है, ये सारी की सारी प्लानिंग फेज है। फिर आगे अब यहाँ पे डिटेल डायग्राम है, प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। ये है मित्रों आपका फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे मैनेजमेंट का काम होता है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ऑडिटर साहब का काम शुरू होता है ना। ऑडिटर साहब इस पीरियड में क्या चेक करते हैं, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस डेडलाइंस। वर्क ऑफ ऑडिटर बिगिन होता है। यहाँ पर ऑडिटर साहब क्या कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, अदर कंप्लायंसेस। यानी आपकी एंगेजमेंट, आपका अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ है उस तरीके का काम यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। जो मैनेजमेंट है इन 12 महीनों में बिजनेस कंडक्ट करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जनरेट करती है। ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें से इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी क्रिएट होती है। इनकम, एक्सपेंस, पीएनएल, असेट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट। पीएनएल रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहाँ पे मैंने स्टार किया हुआ है वर्क ऑफ ऑडिटर बिगिन्स। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप एक इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करो। ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन यहाँ से यहाँ का पीरियड रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दिस इज द लाइन। अब 31 मार्च के बाद जब ऑडिटर साहब का काम एक्चुअल में शुरू होगा, वर्क ऑफ ऑडिटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जाके डायरेक्टली ऑडिट शुरू नहीं होता है, पहले ऑडिट क्या काम करना है उसका प्लानिंग होगा, स्ट्रैटेजी बनेगी, प्लान बनेगा, देन एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा। तो हमारा 31 मार्च के बाद ऑडिटर साहब का जो काम होता है वो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। यानी अपॉइंटमेंट लेटर का फाइनल कर लो, प्रोफेशनल फीस कितनी है फाइनल कर लो, कितना बड़ा काम है, कितने दिन लगने वाले, बेसिक चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कस की। फिर आप बनाओगे ऑडिट का डिटेल्ड प्लान, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। आप पहले मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई आपका जो 31 मार्च के बाद जो रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमें प्रोवाइड करो। हम ऑडिटर है, हम आपके इंटरनल ऑडिटर नहीं है, हम आपके अकाउंटेंट नहीं है, हम आके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के नहीं देंगे। आप रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें 31 मार्च तक के प्रोवाइड करोगे। उसके बेसिस के ऊपर हम अपना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और ऑडिट प्लान डिसाइड करेंगे। और ये 2 स्टेप्स होने के बाद फाइनली तीसरे स्टेप में हम एक्चुअल ऑडिट को शुरू करते हैं। लेकिन इन 2 स्टेप्स को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान होगा और स्टेप नंबर 3 इज एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। और ये जो हमारा ऑडिट का स्ट्रेटेजी और प्लान होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ेगा हो सकता है कि हमें अपने स्ट्रेटेजी या प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। कभी छुट्टी आ जाती है, कभी कोई इंपॉर्टेंट इशू सामने आ जाता है जो हमने प्लानिंग या स्ट्रेटेजी के दौरान एंटिसिपेट नहीं कर पाए या फोरकास्ट नहीं कर पाए। ऑब्वियसली है ना, जब हम एक्चुअल काम करेंगे तो जो हमारा प्लान होता है और एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजी या प्लान के हिसाब से ही काम हो, लेकिन समय के साथ
जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे उस हिसाब से हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। तो मित्रों ये पूरा का पूरा डिस्कशन था रिगार्डिंग प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है उसके बारे में। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखे एज अ कंक्लूजन, एज अ समरी आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 1, इनिशियल मीटिंग विद क्लाइंट्स, यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्लाइंट होता है उसके साथ मीटिंग करते हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह फाइनल कर लेते हैं, कौन हमें आपके एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय सपोर्ट करने वाले हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें। उसके बाद में establishing trust and understanding with the clients, understanding overall environment of client business and industry, उसका बिजनेस किस तरीके का है, इंडस्ट्री कौन सी है, कौन से लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। पॉइंट नंबर 4, estimating the quantity and quality of resources required to complete audit engagement, क्वांटिटी यानी कितने टीम मेंबर लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितना पैसा लगने वाला है, कॉस्ट, और क्वालिटी यानी एक्सपर्ट्स कितने लगेंगे, उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने लगेंगे, सेमी क्वालिफाइड कितने लगेंगे, इंटर्न्स कितने लगेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स क्वालिटी। तो बेसिकली क्वालिटी रिप्रेजेंट्स कॉम्पिटेंस, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, डेवलपिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर 6, डेवलपिंग ओवरऑल ऑडिट प्लान, दैट इज प्रोसीजर्स एंड टास्क टू बी एक्चुअली परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। And point number 7, achieving the objectives of audit, that means expressing an opinion in return audit report। तो इन 7 पॉइंट्स में मित्रों मैंने आपको पूरा का पूरे टॉपिक का एक बर्ड्स आई व्यू देने की कोशिश की है। अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है, जहाँ पर हमने पिछले पार्ट 1 में, लेक्चर 1 में, इसके लेक्चर के पार्ट 1 में जहाँ पे हमने टॉपिक्स को रोका था वहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पिछला हमने कहाँ पे रोका था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम शुरू करेंगे प्लानिंग एक्टिविटी के साथ। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हो गई, अब प्लानिंग करेंगे ऑडिट का। चलो कौन से पेज पे थे हम लोग, ये हो गया था हमारा एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया था, अवॉइडिंग कन्फ्यूजन वाला पॉइंट भी हो गया था। हाँ, यहाँ तक पेज नंबर 12 पे हमने कल अपना टॉपिक रोका था। चलो जी, तो मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग एक्टिविटीज़। जो भी मैंने आपको क्लास नोट्स में बताया था, नोट डाउन किया था, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझा तो एक बार रिपीट आप देखिए, क्योंकि हमें क्या, हमारा मेन एम क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ग्रुप 1, ग्रुप 2, सीए इंटरमीडिएट का हमें इसी अटेम्प्ट में निकालना है। हमें अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी है। तो जो भी ताकत आपको लगानी है इसी अटेम्प्ट में लगाओ, पूरी तैयारी करो और मुझे अच्छी न्यूज़ दो कि आप लोग पास हुए या नहीं हुए। अगर आपको लगता है कि सितंबर में पास हो सकते हो तो पूरा थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो। बिल्कुल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, बिल्कुल अपने किताब अपने पास रखने का। जो भी नोट्स आप रेफ़र करते हो, जो भी किताब रेफ़र करते हो, दैट इज़ द बेस्ट। उसके ऊपर पूरा भरोसा करो, टॉपिक को अच्छे से समझो, ठीक है। जब तक आप टॉपिक्स को समझोगे नहीं, आप पेपर में लिख नहीं पाओगे। और मेमोराइज करना पड़ेगा। हमारे एग्जाम्स का पैटर्न ही उस तरीके का है कि हमें रट्टा मारना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रट्टा इज इक्वल्स टू सक्सेस इन एग्जाम्स। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रट्टा इज इक्वल टू सक्सेस इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में पास होना है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रट्टा दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो वो घुमाया हुआ क्वेश्चन सीधा करके उसका एक्चुअल आंसर आपको लिखते आना चाहिए। ये स्किल आपको देगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और आंसर अगर आप पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स नहीं लिखोगे, अगर उस आंसर में 15 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, वो 15 पॉइंट्स अगर आप नहीं लिख पाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। दैट मीन्स मेमोरी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस मेमोरी इज इक्वल्स टू सक्सेस इन एग्जाम्स। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मेहनत आपकी कम नहीं होने वाली है। मेहनत जितनी करनी है उतनी ही करनी पड़ेगी। आ जाओ प्लानिंग एक्टिविटीज़ को शुरू करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा स्पीड को टोन डाउन करेंगे। क्या था, अभी मुझे पार्ट 1 का रिवीजन आपको करा देना था, इसलिए थोड़ी सी गाड़ी हमने भगाई अपनी। अब हम क्या करेंगे, शांति से बैठकर इस टॉपिक को एकदम प्यार से समझेंगे ताकि हमें
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए और रट्टा मारने में आसानी रहे। तो देखो मित्रों, अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को निपटा लिया, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर ली, बेसिक चीज़ें जी जो थी वो बेसिक बैकग्राउंड चेक कर लिया एंटिटी का, सारी बेसिक बातें हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, जो रिसर्च जो बैकग्राउंड चेक हमने किया वो सारे को कंसिडर करके अब हम अपने ऑडिट को प्लान करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो प्लानिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जितनी भी लंबी आपकी प्रोसेस होगी उन सारे ऑडिट प्रोसेस का प्लानिंग करना। नंबर 1, अब ये जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी है इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इज अ हाई लेवल प्लान दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। तो सिंपल आप क्या याद रखोगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या करती है, ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग and direction of audit, overall audit. It serves as a framework to guide the development of more detailed plan. The overall audit strategy helps the auditor determine the resources needed, their allocation and how they will be managed throughout the audit process. तो audit strategy करती क्या है, it sets the scope, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। इसी के साथ साथ कौन से रिसोर्सेस आपको लगने वाले हैं, उन रिसोर्सेस को एलोकेट कैसे करना है और उनको मैनेज कैसे करना है थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस, ये आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बताने वाली है। ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करना है इसके बारे में आपको ओवरऑल गाइडेंस देने वाली है। फिर पॉइंट नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग मैटर्स सच एज, यानी जब आप अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को बनाते हो तो उससे एक ऑडिटर को क्या मदद मिलती है, कौन सा असिस्टेंस मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे वैसे ही आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इन 4 एस्पेक्ट में मदद होने वाली है। तो पहला एस्पेक्ट क्या है, रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि क्या रिसोर्सेज लगने वाले, दैट मीन्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को डिप्लॉय कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, उनको मैनेज एंड मॉनिटर कैसे करना है। रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, ये आपको पता चल जाएगा। द ऑडिटर डिसाइड्स which team members with appropriate experience and expertise should be assigned to high risk areas or complex matters requiring the involvement of experts. अब इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, ये 4 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इन 4 एस्पेक्ट्स में हर एक ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ चीज़ें सिंपल होती है। तो आपको ये ऑडिट स्ट्रेटेजी जब आप बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स एरियाज़ एंड सिंपल एरियाज़ आपको पता चल जाएंगे। उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स एरियाज़ में कौन से टीम मेंबर्स को आपको काम देना है, सिंपल एरियाज़ में कौन से टीम मेंबर्स को आपको काम देना है, ये डिसीजन लेना आपके लिए आसान होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, जब आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बना लोगे तो इसमें भी आपको मदद होने वाली है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। यहाँ पे आपने क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज डिसाइड कर लिया, अब यहाँ पे अमाउंट यानी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज आप डिसाइड करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाले हो तो वहाँ पे एक्सपर्ट टीम मेंबर लगेगा या इंटर्न्स या सेमी क्वालिफाइड लोगों को भेज के आप काम कर सकते हो। एक इंटर्न लगने वाला है, 2, 3, 5, 10, कितना बड़ा वेयर हाउस है, कितनी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, इस पर डिपेंड करेगा आपका क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूटिलाइज्ड इन दैट स्पेसिफिक ऑडिट एरिया। ये हमने एक एग्जांपल लिया इन्वेंट्री के बारे में। सिमिलरली फिजिकल वेरिफिकेशन आप करोगे कैश का, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन आप करने वाले हो फिक्स्ड एसेट्स का। तो इन कौन से ऐसे एसेट है जिसको आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो, उसमें सिंपल कौन से है, कॉम्प्लेक्स कौन से है, क्वालिटी कहाँ पे लगने वाली है, नॉर्मल लोगों को कहाँ पे भेज सकते हैं, 10 लोग कहाँ पे भेजने हैं, 5 लोग कहाँ पे भेजने हैं, ये डिसीजन आपको आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनने के बाद पता चल जाएगा। द ऑडिटर
determines the number of team members needed for specific tasks such as observing inventory counts at material locations, reviewing auditors' work in group audits or allocating more hours to high risk areas. तो बेसिकली इन 3-4 चीज़ों में आपको मदद होने वाली है। फिर जब आप ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाओगे पर तो पॉइंट नंबर 3 में भी मदद होने वाली है। When these resources are to be deployed, यानी टाइमिंग, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज और टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कौन से समय में किसको कहाँ पे भेजना है। द ऑडिटर डिसाइड्स वेदर सर्टन रिसोर्सेज आर नीडेड एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज और एट की कट ऑफ डेट्स, ensuring that the audit is conducted in a timely manner. जो डायग्राम हमने समय की डंडी देखी थी, ये 31 मार्च के बाद हमारा ऑडिट का काम शुरू होता है। यहाँ पर ऑडिट का काम शुरू होने के बाद हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। इसी पीरियड में हमें ऑडिट का काम ख़त्म करके ऑडिट रिपोर्ट देना है। इस वजह से रिसोर्सेज को सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका जो काम है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से पूरा हो और जो समय आपने एलोकेट किया है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ऑडिट की स्ट्रेटेजी जब बनाओगे तो यहाँ पे भी आपको मदद होने वाली है। हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड। तो रिसोर्सेज जो होते हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ेगा यानी काम का गाइडेंस देना पड़ेगा और उनके काम को सुपरवाइज भी करना पड़ेगा यानी मॉनिटर करना पड़ेगा। द ऑडिटर प्लान्स व्हेन टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग्स विल बी हेल्ड, यानी जब आप काम करोगे उसके बाद जो मेन एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ टीम मीटिंग करता है ताकि उनसे उनकी जानकारी ले पाए, उन्होंने क्या काम किया, कहाँ तक काम पहुँचा, कौन से प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया, ऑडिट रिपोर्ट में कौन से पॉइंट रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ये सारे काम डेली मीटिंग्स में, टीम मीटिंग्स में आपके होने वाले हैं। The auditor plans when team briefing and debriefing meetings will be held, how engagement partner and manager reviews will take place on site or off site and whether engagement quality control reviews are necessary. जो भी हमारा इंस्टीट्यूट ने SQC1 हमें प्रोवाइड किया है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, तो क्या उसके रिव्यू की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी डिसीजन आप ले सकते हो। उसके बाद दिस एंश्योर्स दैट द ऑडिट टीम वर्क्स कोहेसिवली, दैट मीन्स एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं एंड दैट द ऑडिट इज़ प्रॉपरली ओवरसीन। तो जब भी मित्रों एक ऑडिटर के तौर पर आप अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को बनाओगे तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, गाइडेंस कैसे देना है, उनका सुपरविजन या मॉनिटरिंग कैसे करना है, ये इश्यूज आपके ऑडिट स्ट्रेटेजी में आप लोग डिसाइड करते हो। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक का। अब नेक्स्ट स्टेप, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो इसका मतलब जब भी एक ऑडिटर अपने ऑडिट की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएगा तो ये जितने भी फैक्टर्स हमने पॉइंट नंबर 1 2 3 4 दिए हुए हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको एज एन ऑडिटर कंसिडर करने हैं। पहला पॉइंट आप क्या देखोगे, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो बेसिकली ऑडिट की जब स्ट्रेटेजी आप बनाओगे तो सबसे पहला कंसिडरेशन आप देने वाले हो आपके ऑडिट का स्कोप क्या है, दैट मीन्स आपके ऑडिट के काम में कितना स्कोप, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा इन्वॉल्व है या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट इन्वॉल्व है, यानी स्कोप ऑफ ऑडिट ये डिसाइड होगा। तो एज एन ऑडिटर जब आप ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाओगे सबसे पहला काम आपको करना है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। यानी जब आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करोगे या एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका काम, कितना काम आपको करना है, क्या स्कोप है आपके काम का। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, क्या काम करना है वो पता होना चाहिए। ओनली अ वेल आइडेंटिफाइड स्कोप कैन लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर में क्लैरिटी होगी क्या काम करना है, उस हिसाब से हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनने वाली है। There may be many characteristics of engagement defining its scope. Some of the characteristics are as under. तो जहाँ पे भी आपको ऑडिट का स्कोप डिसाइड करना होता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फैक्टर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो आपको कंसिडर करने हैं पॉइंट नंबर 1 में। सबसे पहला,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी। तो हमने जो अभी डिस्कस किया था कि हमारी एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है ना। एंटिटी का लीगल स्टेटस क्या है, हमारी एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि ट्राई, IRDAI, इन्होंने कोई स्पेसिफिक आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है या नहीं किया है, ये बातें। तो सबसे पहला आप क्या देखोगे स्कोप ऑफ ऑडिट के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 बताता है, शेड्यूल 3 में हमें P&L अकाउंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी P&L, बैलेंस शीट और अदर जो भी शेड्यूल्स, नोट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो हमेशा शेड्यूल 3 यानी कंपनीज एक्ट के जितने भी शेड्यूल्स हैं जहाँ पे भी उन्हें फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उन फॉर्मेट्स के हिसाब से ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उस तरीके से अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द एंटिटी क्या है वो आप आइडेंटिफाई करो, जैसे कि होता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, एंड एग्जाम्पल 2 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एन इंडियन कंपनी। तो फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कौन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या जो अदर इंडस्ट्री रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्रिएट होता है। तो जिस एंटिटी का आप ऑडिट करते हो उस एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए एज एन ऑडिटर। आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी में आपको इसे कंसिडर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 आप क्या कंसीडर करोगे जब आप अपने ऑडिट का स्कोप डिसाइड करने वाले हो, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज नॉलेज। किस प्रकार के बिजनेस सेगमेंट का ऑडिट आप करते हो और क्या आपके ऑडिट के काम में किसी स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, ऑडिटिंग द बैंकिंग सेगमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ RBI रेगुलेशंस एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो अगर आप किसी बैंक के यूनिट का ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको RBI रेगुलेशंस एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स का कौन सा बैंक कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर्स को ऑफर करता है वो पता होने चाहिए, उनको कौन से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं ये पता होना चाहिए, उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनसे रिलेटेड कौन से डिस्क्लोजर्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ दिए जाने चाहिए, ये सारी बातें एक ऑडिटर को पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल 2 देखो, ऑडिटिंग द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट ऑफ एनर्जी कंपनी। अब यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, फाइनेंस की फील्ड बहुत बड़ी है, उसमें बैंकिंग सेगमेंट एक वर्टिकल होता है, एक बिजनेस वर्टिकल होता है। सिमिलरली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट ऑफ एनर्जी कंपनी, एनर्जी के सोर्सेस बहुत होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद में सोलर एनर्जी, उसके बाद में बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो उसमें से जो एनर्जी कंपनी है उसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का जो सेगमेंट है उसका ऑडिट आप करने वाले हो, तो इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अपस्ट्रीम ऑपरेशंस एंड रिजर्व्स एस्टिमेशन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जिस तरीके का आपका काम होगा उस इंडस्ट्री के क्या क्या स्पेसिफिक नॉलेज बेस है वो आपको पता होना चाहिए, क्या रिपोर्टिंग एप्लीकेबल, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, कौन से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है ये। अब मित्रों एक बात आप लोग ध्यान में रखना, ये जो एग्जांपल्स है ना, ये एग्जांपल्स हमारे ICAI के स्टडी मटेरियल में आपको नहीं मिलने वाले, तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे, आप नोट डाउन कर लेना। इंस्टीट्यूट में केवल हमें इस तरीके की लाइन दी गई है, लेकिन इस लाइन को जब तक हम इन एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे हमें ऑडिट का प्रैक्टिकल नेचर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये स्टडी मटेरियल थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन ये लेंदी होना ज़रूरी है। लेंदी क्यों है? क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमने इंक्लूड किए गए हैं। अगर यही चीज़ें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में होती तो वो लेंदी होता। तो बेसिकली लेंदी एंड शॉर्ट ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में कचरा भरना मत, जितनी ज़रूरत है उतना हमें पढ़ना है।
क्योंकि हमारे ज़रूरत के हिसाब से जो नॉलेज बेस हमारे दिमाग में रहने वाला है वही हम जाके रिप्रोड्यूस यानी रिप्रेजेंट कर पाएंगे हमारे पेपर में। तो जितना अच्छा क्वालिटी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे उतना अच्छे क्वालिटी तरीके से आप अपने पेपर में लिख पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ है, जो आप अभी मेहनत करोगे वो आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन ये ज़रूरी है। ऑडिट के आंसर्स आपको लिखते आना चाहिए। जो 70 मार्क्स का पेपर लिखना है, 30 मार्क्स के तो मेरे ख्याल से MCQs आने वाले हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में भी जाओगे तो ये बेसिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अगर आप अपने इंटरव्यू में कोट कर सके, अगर उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा। तो हम अभी एग्ज़ाम की शॉर्ट रन में भी तैयारी कर रहे हैं और लॉन्ग रन में प्रोफेशनलिज्म की भी तैयारी हमें अभी करनी है, क्योंकि ऑडिट का पेपर हमें इंटरमीडिएट में भी है और फाइनल में भी है। और फाइनल क्लियर करते ही हम एक्चुअल रियल लाइफ में भी हम ऑडिट का काम करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। एक सेकंड, मैं अपना मोबाइल जो है सेलिएंट पे डाल देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो। हाँ जी भैया जी, हम लोग आ गए हैं वापस। अब ज्ञान की दुनिया से वापस ऑडिट की दुनिया में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो हमारा एग्जाम्पल 1 और 2 डिस्कस हो गया है, पॉइंट नंबर B हो गया है। जब भी हम ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पॉइंट नंबर C में हमें क्या ध्यान में रखना है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर। आपकी एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। उस इंडस्ट्री के रेगुलेटर्स कौन है वो आइडेंटिफाई करो, और उस रेगुलेटर ने कौन से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को इशू किया है वो आइडेंटिफाई करो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होता है? रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इंडियन कंपनीज। तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, जो एक इंडियन कंपनी होती है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 143 क्लॉज 1 कहता है कि जो ऑडिटर है उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर भी, है ना। ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर भी आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ये कहता है कंपनीज एक्ट 2013। एग्जाम्पल 2, रिपोर्टिंग ऑन कंप्लायंस विथ सेबी रेगुलेशंस फॉर अ कंपनी लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर BSE में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको सेबी रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेगुलेटर कौन हो गया? सेबी। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई? जैसे एग्जांपल 1 में कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेटर है, रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रेगुलेटर हमने देखा सेबी, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है? जो भी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो कंप्लायंसेस जो सेबी ने बताए हैं वो उसको करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब चौथा पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाते वक्त? एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट्स। यानी जिस एंटिटी का हम लोग अभी ऑडिट कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके पिछले साल के भी ऑडिट रिपोर्ट्स हो, तो आपको वो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पिछले 2-3 साल की ऑडिट रिपोर्ट को आपका एनालिसिस एंड स्टडी करना पड़ेगा। उसमें से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि किस तरीके का ऑडिट एविडेंस उसे मिला है और ऑडिट एविडेंस के ऊपर किस तरीके का ओपिनियन वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, relying on understanding of the entity's IT system and controls from the prior year audit to reduce substantive testing। अब पिछले साल में अगर relying on the understanding of entities IT systems and controls, अगर पिछले साल में भी आपने इसी एंटिटी का काम किया है तो आपको उसकी IT सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पता है। तो इस साल आप क्या कर सकते हो कि जो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगाने वाले हो, आपको उतना ट्रस्ट है कि इनकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से चलती है, तो आप क्या करोगे? रिलाई करोगे, और अपना इस एरिया में रिस्क लो है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम चेकिंग आप कर सकते हो। तो आपने क्या किया? आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एडजस्ट की। पॉइंट नंबर 2, यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स एज सब्सटेंसिव ऑडिट एविडेंस टू प्लान द करंट ईयर्स ऑडिट। तो बेसिकली
पॉइंट नंबर डी क्या कहता है कि जहाँ पे आप एक एंटिटी का ऑडिट 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए करते हो, 1 2 3, अगर 3 साल तक आप ऑडिट करते हो तो आपको क्या होता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास रहता है। तो उस हिसाब से प्रीवियस ऑडिट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके के ऑडिट एविडेंस आपको मिले, तो आपके पास एक एंटिटी का बैकग्राउंड होता है। उस हिसाब से आप अपने करंट ईयर के ऑडिट्स को प्लान कर सकते हो, यानी पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके करंट ईयर के में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हमें करनी है उसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो। फिर ये हो गया मित्रों हमारा पॉइंट नंबर 1 का डिस्कशन। मेन हमारा टॉपिक क्या चालू है, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। यानी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखा आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो ऑडिट का स्कोप जानने के लिए ए, बी, सी और डी ये 4 पॉइंट्स मित्रों हमने पढ़े। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं, यानी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अब दूसरा मुद्दा हमें क्या ध्यान में रखना है वो हमें देखना है। पहले मुद्दे में हमने ऑडिट का स्कोप आइडेंटिफाई कर लिया, अब दूसरे मुद्दे में हमें क्या काम करना है वो देखो। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए असर्टन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication required. Some of the instances are given under. अब ये जो लाइन है ये हमें इंस्टेंसेस को पढ़ने के बाद ही मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन उसका नहीं हो पाएगा। तो मित्रों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहला द एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, असर्टन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट, यानी आपको किस तरीके का रिपोर्ट देना है, ऑडिट रिपोर्ट देना है, एश्योरेंस देना है, क्या करना है, स्कोप क्या है आपका पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एंगेजमेंट में किस तरीके का रिपोर्टिंग आपको देना है, उसकी टाइमलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है, उसके पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले द एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। एग्जाम्पल 1, a listed company in India is required to submit quarterly financial results within 45 days of the end of each quarter and annual audited financial statements within 60 days of the end of the financial year as per SEBI regulations। तो यहाँ पे इंडस्ट्री रेगुलेटर कौन है, सेबी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो सेबी के रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो उसका एंटिटी का जो टाइम टेबल है रिपोर्टिंग का वो क्या है, उन्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्वार्टरली सबमिट करने पड़ेंगे विद इन 45 डेज ऑफ, यानी जब भी आपका क्वार्टर ख़त्म होता है उस क्वार्टर के एंड डेट से 45 डेज के अंदर आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करने हैं सेबी के पास। उसके बाद एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो विद इन 60 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये आपको जमा कराने पड़ेंगे सेबी के पास। तो मित्रों ये क्या हो गया आपका कंप्लायंस का टाइम टेबल। तो आपको जो ऑडिट है वो भी ये 60 दिन के पहले कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई ऑडिट का काम लोगे तो उसके रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंटिटी का रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट डेट क्या है, कंप्लायंस कब तक हमें करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। असर्टन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, यानी अब हमें क्वार्टरली अगर काम करना है तो 45 डेज का टाइमिंग है, उसके पहले ऑडिट खत्म करके रिपोर्ट देना है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट है तो हमें टाइमिंग ऑडिट का इस तरीके से रखना पड़ेगा कि जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है विद इन 60 डेज सेबी रेगुलेशंस के साथ हम कंप्लाई कर पाए, इस तरीके से ऑडिट को प्लान एंड कंडक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, a company is required to hold its annual general meeting within 6 months from the end of the financial year as per the Companies Act 2013 in India। तो जब भी आप एनुअल जनरल मीटिंग करते हो उसके पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो जाना चाहिए। तो ये मित्रों 2 एग्जाम्पल है आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का। रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है, क्या सबमिट करनी है, एजीएम में क्या शेयर होल्डर्स को कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हैं। दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। आपको किस प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए हायर किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में आप क्या ध्यान में रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विथ मैनेजमेंट।
जिस एंटिटी का हम काम करते हैं उसके मैनेजमेंट के साथ हमें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हर बार जब भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए होगा हमें मैनेजमेंट मेंबर्स या उनके अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ के साथ बात करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। ऑडिट के बारे में उन्हें हर बार अपडेट्स देते रहने पड़ेंगे कि हमारा काम यहाँ तक पहुँचा है, ये प्रॉब्लम्स आए, इन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरीके से हैंडल किया, कौन से प्रॉब्लम्स पेंडिंग हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। उसका एग्जाम्पल क्या है देखो, एन इनिशियल प्लानिंग मीटिंग विथ क्लाइंट्स मैनेजमेंट टू डिस्कस द ऑडिट स्कोप, टाइमलाइन एंड एनी स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फोकस और कंसर्न्स। 3 बातें आप ध्यान में रखोगे। ऑडिट का स्कोप क्या है, टाइमलाइन क्या है यानी कब तक ऑडिट खत्म होना चाहिए, शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, एंड एनी स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फोकस और कंसर्न्स एज पर मैनेजमेंट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल 2, अ मीटिंग ड्यूरिंग इंटरिम ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ ऑडिट, एनी इश्यूज आइडेंटिफाइड एंड द नीड फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस फॉर मैनेजमेंट। यानी एग्जाम्पल 1 में हमने ऑडिट का स्कोप, टाइमलाइन एंड स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में जानकारी ली। एग्जाम्पल 2 में हमें ये पता चला कि हमें हमेशा किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट की मदद लगने वाली है। तो ऑडिट का स्ट्रेटेजी, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सिमिलरली पॉइंट नंबर सी में हमें क्या ध्यान में रखना है, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी क्या हमारा जो एंगेजमेंट है उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ साथ और कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स भी हमें देनी है या नहीं देनी है। अगर देनी है तो उनका टाइमिंग क्या है, किस तरीके का एक्सपेक्टेशन है आपको, वो हमें क्लियरली बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1 क्या होता है, discussing the format and content of independent auditor's report as per the requirements of the Companies Act and the applicable financial reporting framework that is Ind AS in India। तो format and content of independent auditor's report as per Companies Act and as per Ind AS in India। तो ये बेसिक चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि हमें रिपोर्ट किस तरीके का देना है, उसका नेचर हमें रिपोर्ट किस तरीके का देना है, उसका टाइमिंग क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या पता चलता है, अग्रीइंग ऑन द टाइमलाइन फॉर इशूइंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एनी अदर रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन सच एज द मैनेजमेंट लेटर। तो यहाँ पर टाइमलाइन वाला एग्जाम्पल है, रिपोर्ट कब सबमिट करनी है, मैनेजमेंट लेटर यानी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वगैरह कब हमें लेना है, वो सारी चीज़ें। तो ये बातें आपको मैनेजमेंट के डिस्कशन के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है वाइल प्लानिंग योर ऑडिट्स, वाइल प्रिपेयरिंग योर ऑडिट स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर डी क्या कहता है, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। यानी क्या होता है कि जब भी कोई ऑडिट का काम होता है तो जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसके साथ एक टीम होती है, दैट मीन्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके टीम मेंबर्स जो ऑडिट को कंडक्ट करते हैं, और दूसरे साइड में होते हैं हमारे एंटिटी, उसकी मैनेजमेंट जो ऑडिट में हमारा सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। यानी जो मैनेजमेंट, जो एंटिटी हमें हायर करती है, हमें उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना है कि हमारा ऑडिट का काम कहाँ तक पहुँचा है। उसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्मेट ऑफ स्टेटस अपडेट्स मीटिंग्स और कॉल्स विथ मैनेजमेंट। बेसिकली एग्जाम्पल 1 में वो कहते हैं कि किस तरीके की मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी या जूम कॉल होगा या फिजिकल मीटिंग होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरीके की रिपोर्टिंग आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल 2, establishing process for communicating any serious deficiencies in internal control or instances of non-compliance with laws and regulations identified during the audit to those charged with governance as required by the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India। ऑडिट करते समय अगर हमें कोई सीरियस डेफिशिएंसी, सीरियस नॉन कंप्लायंस, सीरियस प्रॉब्लम दिखता है तो उसे हमें मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करना है। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉपरली ओपिनियन उस पर ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट में उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट करना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर ई, आखिरी पॉइंट में हमें क्या कंसिडर करना है, एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग of communications among engagement team members including the nature and timing of team meetings and timing of review of the work performed। अब यहाँ पे देखो,
ये पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है ये आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट, यहाँ पे कम्युनिकेशन विथ ऑडिट टीम। ऑडिट टीम जो एक्चुअल में काम करती है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है, उसको प्रॉपरली उन्हें गाइड करना है। वो उन्होंने क्या काम किया, जो हमने चेकलिस्ट बनाई थी उस हिसाब से सारा काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करना है। ऑडिट टीम को कहाँ पे प्रॉब्लम आता है वो हमें मेन पार्टनर के साथ वो लोग शेयर करेंगे। एज अ मेन एंगेजमेंट पार्टनर मुझे उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा और उन्हें प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा कि कितने समय में आपको काम करना है, क्या काम करना है, किस तरीके का ऑडिट एविडेंस गैदर करना है और किस तरीके का ऑडिट वर्किंग पेपर जनरेट करना है। तो ये 4 सेगमेंट्स में मुझे अपनी टीम को प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, और रेगुलर इंटरवल्स में मुझे अपने टीम मेंबर्स के साथ प्रॉपरली मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उनसे उनके ओपिनियन लेने पड़ेंगे, उन्हें गाइड करना पड़ेगा, है ना। एक कम्युनिकेशन हमेशा रखना पड़ेगा। तो मेन एंगेजमेंट पार्टनर को 2 जगह पर प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, एक विथ मैनेजमेंट और दूसरा उसके जो टीम मेंबर्स है उसके साथ। तो मेन पार्टनर को मैनेजमेंट के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ, दोनों के साथ रेगुलर इंटरवल्स पे मीटिंग करनी पड़ेगी, जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे और स्टेटस अपडेट देना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 3 में कंसिडर फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, यानी जो हमारी टीम है उसको प्रॉपरली गाइड करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है। जो अभी हमने कैसा सेगमेंटेशन किया था ऑडिट के काम में, हाई रिस्क एरियाज, मिडल रिस्क एरियाज, लो रिस्क एरियाज। तो जो हाई रिस्क एरिया है वहाँ पे हम अपने एंगेजमेंट की जो टीम है उनके सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगने चाहिए। जो मीडियम है वहाँ पे मीडियम एफर्ट्स, जो लो है वहाँ पर इंटर्न से भी काम चल जाएगा, है ना। हाई रिस्क एरिया में सीनियर पार्टनर्स प्लस एक्सपर्ट्स, मीडियम रिस्क एरियाज में सीनियर पार्टनर्स, लो रिस्क एरियाज में इंटर्न्स को भेज के भी काम चल जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। द ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स मैटर्स दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। अब प्रोफेशनल जजमेंट आपका कब बनेगा, जब आपके पास इंडस्ट्री का एक्चुअल ऑडिट करने का एक्सपीरियंस होगा। प्रोफेशनल जजमेंट आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर लिए, आप किसी बिग 4 में काम करते हो या आपने खुद की प्रैक्टिस शुरू की, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, बहुत सारे काम होते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उसमें से एक काम होता है ऑडिट करने का। अब आप क्या करोगे, उन सारे कामों को आप साइमल्टेनियसली करते हो। तो ऑडिट का भी काम करते हो, इनकम टैक्स से भी कंसल्टेंसी दे रहे हो, जीएसटी की भी कंसल्टेंसी दे रहे हो। तो आपके पास क्या हो रहा है, जैसा जैसा आप काम करते जाओगे साल दर साल, तो आपके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आते जाएगा। फिर आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसमें से जो जिस्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको हेल्प करती है आपका जजमेंट बनाने में। जजमेंट मीन्स व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हमारे लाइफ में जो एक एक्चुअल सिनेरियो आया है, कोई सर्कमस्टांसेस है, कोई कंडीशंस है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, कंडीशन में, सर्कमस्टांसेस में हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या हम रिएक्ट करेंगे या हम रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक में हम लोग अलर्ट होकर गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी स्पीड हमारी स्लो होती है। उसके बाद जब हम हाईवे पे जाते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है। हाईवे पे गाड़ी चलाना और ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, इसमें ड्राइवर का अलग अलग जजमेंट होता है। वो जजमेंट उसे क्यों आता है, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। उसने हाईवे पे भी गाड़ी चलाई है, उसमें ट्रैफिक में भी गाड़ी चलाई है, उसने बड़े रास्ते पे भी गाड़ी चलाई है, उसने गली में भी गाड़ी चलाई है। सिमिलरली ऑडिटर ने ऑडिट भी किया है, कंपनी ऑडिट भी किया है, पार्टनरशिप फर्म का भी ऑडिट किया है, उसने इंश्योरेंस कंपनी का भी ऑडिट किया है, उसने कंसल्टेंसी भी दी है, बहुत सारे छोटे मोटे काम भी किए हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कौन से काम का नेचर कैसे होता है। प्रोफेशनल जजमेंट जब आपका डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगता है कि हाई रिस्क एरिया कौन सा है, लो रिस्क एरिया कौन सा है, मिडल रिस्क एरिया कौन सा है, लो रिस्क एरिया कौन सा है। तो इस तरीके से आपका एक प्रोफेशनल जजमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करते हो, तो डेवलप होते जाता है। The auditor needs to direct efforts of engagement team towards matters that in his professional judgment are significant. तो जो मेन एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसके हिसाब से जो सिग्निफिकेंट एरियाज है वहाँ पे टीम सबसे ज़्यादा काम करेगी।
Preliminary identification of material classes of transactions, account balances and disclosure help auditor in establishing overall audit strategy. तो overall audit strategy बनाने के लिए मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कौन से है? अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, तो पिछले साल की जो भी आपके पास ऑडिट रिपोर्ट होगी, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, वो उसके बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स हेल्प ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. More energies need to be devoted to significant matters to obtain desired outcomes. Few examples are listed below. अब ये जो प्रोफेशनल जजमेंट है, सिग्निफिकेंट एरियाज है और एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं. Volume of transactions which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control. कोई इंडस्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, वहाँ पे धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल जजमेंट एक ऑडिटर को लेना होता है. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है आपका पहला, फॉर अ लार्ज रिटेल कंपनी विथ हाई वॉल्यूम ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, the auditor may rely more on company's internal controls over cash handling and reconciliations rather than extensive substantive testing of each transaction. तो जैसे एग्जाम्पल 1 में एक कोई रिटेल कंपनी है, उसमें बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हर कैश ट्रांजैक्शन को हम एक्सटेंसिवली चेक नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स है रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस एंड रिकंसिलिएशन प्रोसीजर्स, तो इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इट विल डिपेंड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. पॉइंट नंबर 2 यानी एग्जाम्पल 2, इन द केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विथ अ हाई वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस, high volume of inventory transactions, the auditor may choose to test operating effectiveness of the company's inventory management controls to reduce the extent of physical inventory counts and detailed testing of individual transaction. तो पहले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हाई वॉल्यूम ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस. दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हाई वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस. तो कैश सिस्टम को अगर बहुत ज़्यादा चेक नहीं कर पा रहे तो हम इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करेंगे, और हाई वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस अगर है तो उनका वेयर हाउस जो है वहाँ पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस किस तरीके का है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल किस तरीके के है, इसके ऊपर हम लोग अपना ओपिनियन बना सकते हैं. टू सम एक्सटेंट हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस भी चेक करेंगे और इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन भी चेक करेंगे, लेकिन एक्सटेंसिव चेकिंग ना करते हुए उनके इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करेंगे और उसके सिस्टम के बेसिस के ऊपर, अपने प्रोफेशनल बेसिस जजमेंट के बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ पे अप्लाई करनी है. फिर दूसरा मुद्दा हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द पिछले जिस साल में हम जिस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम ऑडिट कर रहे हैं, हो सकता है कि उस साल में कोई सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हुए हैं, तो इसके ऊपर भी ऑडिटर का ध्यान होना चाहिए. एग्जाम्पल क्या है इसका, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया led to significant changes in indirect tax reporting requirements for companies across various industries. Auditors had to update their audit procedures to verify GST compliance and reporting. GST आने के पहले वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी कस्टम्स ड्यूटी, ये सारी चीज़ें चलती थी. GST आने के बाद बहुत सारे टैक्सेस हट गए और अब सिंगल विंडो टैक्स है, दैट इज़ नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो जैसे इंडस्ट्री को अपने सारा कुछ कंप्लायंस चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू GST, सिमिलरली जो हम जैसे प्रोफेशनल्स है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, उनको भी अपने प्रोफेशनल नॉलेज बेस को अपडेट करना पड़ा. अब इंडस्ट्री जब GST के कंप्लायंस करेगी तो ऑडिटर के पास भी GST का नॉलेज बेस होना चाहिए, ताकि वो इंडस्ट्री के प्रॉपर कंप्लायंसेस हुए या नहीं हुए ये बता सके और GST ऑडिट को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सके. एग्जाम्पल 2, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया the Reserve Bank of India's guidelines on asset classification and provisioning for non-performing asset, that is NPA, in the banking sector have undergone several changes in recent years.
ऑडिटर्स ऑफ बैंक्स नीड टू क्लोजली मॉनिटर दिस रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जीएसटी जो है वो ओवरऑल अप्लाई होता है और जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं वो बैंकिंग सेक्टर को अप्लाई होते हैं। तो आरबीआई ने रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस किए रिगार्डिंग एनपीए रिपोर्टिंग। तो एक ऑडिटर को पता होना चाहिए कि ये जो रेगुलेशंस चेंज होते हैं इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होता है। पॉइंट नंबर सी में हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, significant changes in financial reporting framework such as changes in accounting standards। अब पहले क्या था, केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई, उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ गए। अब किसी एंटिटीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई एप्लीकेबल है और कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। तो ये डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल 1, द ट्रांजिशन फ्रॉम इंडियन GAAP, that means generally accepted accounting principles, to Indian accounting standards aligned with IFRS was a major change in the financial reporting framework for Indian companies. Auditors had to familiarize themselves with the new standards and their impact on financial statements. इंडस्ट्री में कुछ रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेंजेस आते हैं तो आपको एज एन ऑडिटर उसमें अपना नॉलेज बेस को अपडेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर एग्जाम्पल 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंड AS 115 on revenue recognition and IND AS 116 on leases led to significant changes in the way companies recognize revenue and account for leases. Auditors had to update their audit procedures to verify compliance with these new standards. तो ये बेसिक पॉइंट था और बेसिक एग्जाम्पल्स उसके थे। तो जो आपका प्रोफेशनल जजमेंट होता है रिगार्डिंग ऑडिट, किस तरीके का काम करना है, तो उसमें हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन देखा, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स या रेगुलेशन में जो चेंजेस होते हैं वो देखा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या चेंजेस होते हैं वो देखा। अब पॉइंट नंबर डी में हम देखेंगे मित्रों, अदर significant relevant developments such as changes in the legal environment affecting the entity. एग्जाम्पल क्या है इसका, The enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code in India has significantly changed the legal environment for companies facing financial distress. Auditors need to be aware of the implications of the IBC on the company's financial statements and disclosures. तो एग्जाम्पल अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट्स में हमने इंडियन बैंक्रप्सी कोड के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है और इसके साथ साथ इसके पैरेलल कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका नॉलेज एज एन ऑडिटर हमें होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, द रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया such as the introduction of the corporate social responsibility requirements and strengthening of auditors' reporting responsibilities have impacted the legal environment for companies. Auditors need to ensure compliance with these changes and update their audit procedures accordingly. Most of the example में आपको ये दिख रहा होगा, auditors need to ensure compliance with these changes and update their audit procedures accordingly. यानी ये वाला जो पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे आपके ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट की बात हो रही है। तो जब भी आप अपनी ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाओगे अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करिए और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पॉइंट नंबर ए में बताया गया है वो ऑडिटर उसके साथ कंप्लाई करेगा, पॉइंट नंबर बी में जो बताया गया है ऑडिटर को इसके साथ कंप्लाई करना है, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, इनमें जितनी भी बातें बताई गई है एज एन ऑडिटर, एज अ मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एक ऑडिटर को इन सारी चीज़ों के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये बातें आप लोग ध्यान में रखना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते वक्त क्या क्या पॉइंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर एंटिटी इज रिलेवेंट। या इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे काम करते हैं तो हमारे पास एक वेराइड एक्सपीरियंस होता है। साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे काम करते हैं, वेराइड एक्सपीरियंस होता है तो हमारे पास क्या होता है, एक सर्टन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, हमारा प्रोफेशनल जजमेंट डेवलप होता है। तो ये वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एक ऑडिटर को कोई स्पेसिफिक एंटिटी का ऑडिट का काम मिलता है तो ऑडिटर को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप
किसी हॉस्पिटल का ऑडिट करते हो तो इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल वाली एंटिटी का ऑडिट करने से पहले अगर आपने किसी हॉस्पिटल्स का ऑडिट किया है, किसी सिमिलर एंटिटी का ऑडिट किया है, तो वहाँ का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस काम में भी आपको यूजफुल रहेगा। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट्स परफॉर्म, यानी एक पर्टिकुलर एंटिटी जो है उससे सिमिलर एंटिटी के अगर आपने कोई ऑडिट किए हैं तो उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे काम में आने वाला है। वेदर नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट्स परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रिलेवेंट, आपका जो अदर एक्सपीरियंस है वो भी अगर इस एंटिटी के एक पर्टिकुलर काम में आपको अप्लाई आपका रिलेवेंट है तो वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में आप लोग क्या ध्यान रखोगे, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स that involved evaluating the operating effectiveness of internal control, including the nature of identified deficiencies and actions taken to address them। यानी इंटरनल कंट्रोल में अगर आपको कोई डेफिशिएंसी दिखती है तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व किया, ये किसी अदर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में अगर आपको प्रॉब्लम दिखा तो वो प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया, ये एक एक्सपीरियंस आपके पास है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस आप आपके करंट एंटिटी में भी अप्लाई कर पाओगे रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स तो आपको वो करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, इन अ प्रीवियस ऑडिट ऑफ एन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द ऑडिटर आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सच एज इम्प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन फिजिकल स्टॉक एंड रिकॉर्ड्स। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम में हमें कुछ तो भी झोल झपाटा दिखा। The company addressed these issues by implementing a new inventory software system and conducting regular internal audits. In the current audit, the auditor will consider these past findings and improvements while planning the audit strategy. तो पिछले एंटिटी का जो आपने ऑडिट या कोई भी काम किया है वहाँ पे आपको उनके अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम दिखा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम दिखा, तो उन्होंने क्या किया, एक नया इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, ये आपके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर करंट एंटिटी में भी आपके इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हो कि आपको अपनी इन्वेंट्री सिस्टम बदलनी पड़ेगी या एग्जिस्टिंग सिस्टम में कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, पॉइंट नंबर ए में आप ध्यान रखोगे रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट। रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट यानी प्रीवियस ऑडिट में ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको करंट ऑडिट में एप्लीकेबल है तो आप उसका यूज़ प्रॉपरली पॉजिटिव तरीके से करोगे विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी सीक्रेट और प्राइवेट इंफॉर्मेशन, विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ एनी क्लाइंट्स। एज एन ऑडिटर आपको किसी भी क्लाइंट का नाम दूसरे क्लाइंट के सामने लेना नहीं है कि उस क्लाइंट के पास ये प्रॉब्लम था, आपको बस प्रॉब्लम क्या था वो देखो, नाम और उनकी आइडेंटिटी वहाँ से हटा दो, है ना। तो ये जो सीक्रेसी का क्लॉज होता है आपको ये देखना है, आपको कोई उसकी इंफॉर्मेशन नए क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं करनी है। जो फ्रेमवर्क है प्रॉब्लम का, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे किया है वो नॉलेज लेके आपको अपने करंट ऑडिट के एंगेजमेंट में अप्लाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर, ड्यूरिंग एन अर्लियर ऑडिट ऑफ एन इंडियन बैंक द ऑडिटर फाउंड वीकनेस इन द लोन अप्रूवल प्रोसेस। अब एग्जाम्पल 2 में झोल झपाटा कहाँ पे दिखा अपने को, वीकनेस कहाँ पे दिखा, रिस्क कहाँ पे दिखा, लोन अप्रूवल प्रोसेस में। पुराने ऑडिट के काम में हमारा जो एक इंडियन बैंक का एंटिटी था उसकी जो लोन अप्रूवल प्रोसेस थी वहाँ पे हमें वीकनेस दिखा, इंक्लूडिंग इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। वीकनेस क्या था उसका, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। तो जो लोन मांगने के लिए, उधारी मांगने के लिए बैंक के पास लोग आते थे उनका वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करते थे, यानी केवाईसी बराबर नहीं करते थे, और जो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट है वो भी ढंग से नहीं किया जाता था, ऐसे ही पैसा दे दिया जाता था। द बैंक रिस्पॉन्डेड बाय एनहांसिंग इट्स क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल ट्रेनिंग टू इट्स स्टाफ। तो उन्होंने इस वीकनेस का सॉल्यूशन कैसे दिया, क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसीजर जो है उसको इम्प्रूव किया और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया।
The auditor will take into account these past deficiencies and corrective actions when planning the audit for the current year. यानी सेम एंटिटी का अगर आप ऑडिट कर रहे हो कंटिन्यूएशन में, तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस आप यूज़ करोगे। किसी सिमिलर एंटिटी का यानी नए एंटिटी का लेकिन सिमिलर टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अगर आप ऑडिट करते हो, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस इस एंगेजमेंट में अगर रिलेवेंट है तो आप वहाँ पे भी अपने नॉलेज बेस का यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर बी में आप क्या ध्यान में रखोगे? The manner in which auditor emphasizes engagement team members the need to maintain a questioning mind and to exercise professional skepticism. यानी जो मेन एंगेजमेंट पार्टनर होता है मित्रों, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या? वो अपने जो टीम मेंबर्स है उनको ये हमेशा बताएगा कि आप अपना माइंड अलर्ट रखो, यानी क्वेश्चनिंग माइंड रखो हर चीज़ का। ये ऐसा क्यों हुआ, सेल का फिगर आपको अगर ऐसा दिखता है तो इसका डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, इस तरीके के क्वेश्चनिंग माइंड आपको चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपको कोई अमाउंट दिखता है तो इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, ये ट्रांजैक्शन ऐसे क्यों हुआ, तो आपके पूरा चेकिंग क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। उसी के साथ साथ एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब ये जो टर्म है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसी को कहा जाता है क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट माइंड इन गैदरिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है मित्रों, क्या? आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। ऑडिट एविडेंस कैसे होना चाहिए आपका? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंसी मीन्स क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस मीन्स क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो जब भी आप ऑडिट एविडेंस के बारे में, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस के बारे में डिसीजन लोगे, तो आप और आपके जो टीम मेंबर्स है उनको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करना है टू गैदर एंड इवेल्युएट द ऑडिट एविडेंस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल क्या कहता है? वाइल ऑडिटिंग एन इंडियन IT सर्विसेज कंपनी, द एंगेजमेंट पार्टनर एम्फसाइजेज द टीम the importance of professional skepticism by organizing workshop on recognizing and investigating red flags in revenue recognition practices। यानी जो IT सर्विसेज कंपनी है उसकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस में रेड फ्लैग्स यानी कोई प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस क्या है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके लिए हमने एक वर्कशॉप यानी अपने टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग दिया। The partner encourages the team to question unusual or regular sale transactions and to verify supporting documents thoroughly। जहाँ पे भी आपको कुछ झोल झपाटा लगता है वहाँ पे आपको डीपली काम करना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है ना। हर बात पे आपको सवाल पूछना है। ये अगर 2 लाख रुपए सेल दिख रहा है, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, फिर इसकी इन्वेंट्री की जो आपका वेयर हाउस से गुड्स निकले बाहर, वहाँ कुछ मेमो वगैरह बना है कि नहीं, है ना, इन्वेंट्री आउट का मेमो बना है कि नहीं, वो सारी चीज़ें तो आपको पूरा का पूरा पेपर ट्रेल उसका ट्रैक करना है। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है मित्रों? इन ऑडिट ऑफ एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, द एंगेजमेंट पार्टनर स्ट्रेसेस द नीड फॉर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म by conducting a training session on potential risk of frauds in procurement processes। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो बहुत सारा परचेस करने वाले और रॉ मटेरियल का, क्योंकि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एक प्रॉपर मूविंग ऑटोमोबाइल बनाने के लिए हज़ारों पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, हज़ारों स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम परचेस करने वाले हैं। तो जब हम बल्क परचेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हम पे करते हैं हमारे वेंडर्स को। तो ऐसा हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, जो परचेस की प्रोसीजर को देखते हैं, उन्होंने वेंडर्स के साथ मिलके कंपनी को उल्लू बनाया और परचेसेस को इन्फ्लेट किया, एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट के परचेसेस दिखाए और बीच का जो पैसा उन्हें मिला वो उन्होंने आपस में बांट लिया। तो इस तरीके के फ्रॉड परचेस की प्रोसीजर्स में हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको ऑटोमोबाइल कंपनी का भी एग्जाम्पल दिया। फार्मास्यूटिकल कंपनी, अगर कोई दवाई बनाते हो, कोई केमिकल बनाते हो, आप कोई इक्विपमेंट बनाते हो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम में आता है, तो वहाँ पे आप परचेसेस करोगे, बल्क परचेसेस, बहुत बड़ी अमाउंट आप पे करोगे वेंडर्स को। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। The team is instructed to scrutinize vendor contracts and payment records meticulously,
क्वेश्चनिंग एनी इनकंसिस्टेंसी और एनोमलीज दैट अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट। तो जहाँ पे भी ये आपके हाई रिस्क एरियाज है वहाँ पे आपको एक्सटेंसिव चेकिंग करनी पड़ेगी। फिर पॉइंट नंबर 5, ऑडिटर का जो प्रोफेशनल जजमेंट है उसमें पॉइंट नंबर 5, सॉरी प्रोफेशनल जजमेंट वाला नहीं, मेन हमारा मुद्दा क्या चालू था, ये वाला, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था, पहले तो स्कोप आइडेंटिफाई कर लो अपने ऑडिट का स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या था, आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको क्लियरली डिफाइन करो। पॉइंट नंबर 3 क्या था, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी है, हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया, इसके बारे में ध्यान से प्लानिंग करो। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जो भी रिलेवेंट नॉलेज है आपका, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको करंट काम में अप्लाई करो। अब हम पॉइंट नंबर 5 देखते हैं जो हमें ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करने वाला है। असर्टन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। जितनी भी स्ट्रैटेजी हमने बनाई, हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया जो हमने आइडेंटिफाई किए, इस पूरे ओवरऑल एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए हमें कितने क्वांटिटी और किस तरीके की क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज लगने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, एज एन ऑडिटर। यहाँ पे क्या कहते हैं ये लोग, Selection of engagement team and assignment of audit work to team members is a significant factor in establishing overall audit strategy। अपनी टीम को अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके का कॉम्पिटेंस, किस तरीके का एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए और कौन से आपको इंटर्न्स चाहिए, ये सारा आपको सोचना पड़ेगा। एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स में बी असाइंड इन एरियाज वेयर देयर इज हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सिमिलरली एंगेजमेंट, बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू एरियाज ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आर केप्ट। जो हमने हिंदी में किया बात, वही यहाँ पे अंग्रेजी में बताई गई है। उसके एग्जाम्पल देखो। अब एक आपके सामने सिनेरियो है, एन ऑडिट एंगेजमेंट टीम विथ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी, एन ऑडिट एंगेजमेंट विथ अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन FMCG सेक्टर। मल्टीनेशनल कंपनी है, FMCG इंडस्ट्री में काम करती है, ठीक है, उसका ऑडिट हमें करना है। तो वहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, एंगेजमेंट टीम सिलेक्शन, FMCG का नॉलेज हमारे कौन से टीम मेंबर्स के पास होना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी के क्या क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से IFRS अप्लाई होते हैं, वो पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम अपनी एंगेजमेंट टीम यानी ऑडिट टीम को सिलेक्ट करेंगे। Given the complexity and size of the company, senior auditors with extensive experience in FMCG audits are assigned to areas with higher risk of material misstatements such as revenue recognition and inventory management। तो मेजरली FMCG में रेवेन्यू रिकग्निशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन दो एरियाज़ को हाई रिस्क एरिया माना जाता है। वहाँ पर आपको सीनियर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट पार्टनर्स को भेजना पड़ेगा काम करने के लिए। ऑडिट वर्क असाइनमेंट, these experienced team members focus on auditing the sale transactions and inventory processes where there is a higher chance of discrepancy for misstatements। उसके बाद engagement budgeting, more audit hours and resources are allocated to these areas, these high risk areas to ensure थॉरो एग्जामिनेशन एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग। तो सिनेरियो क्या था मित्रों, FMCG कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, लार्ज कंपनी है, उस हिसाब से हमने अपने एंगेजमेंट टीम का कंपोजिशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिसाइड की। एग्जाम्पल 2 देखो। अब हमने एक लार्ज कंपनी का एग्जाम्पल देखा, अब हम देखेंगे मिड साइज्ड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जाम्पल। एन ऑडिट of a mid-sized Indian pharmaceutical company that has recently undergone a merger, यानी मर्ज हुई है किसी कंपनी के साथ। तो ऐसे केसेस में एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। सीनियर ऑडिटर्स विथ एक्सपर्टीज इन फार्मास्यूटिकल ऑडिट्स एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर सिलेक्टेड टू हैंडल एरियाज with heightened risk such as valuation of goodwill and assessment of merger related financial impacts। अब यहाँ पे मित्रों देखो, ऑडिट हम एक ऐसी कंपनी का करते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है और रिसेंटली उसका मर्जर हुआ है, यानी
हम जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में मर्जर हुआ है। तो हमें एंगेजमेंट टीम में ऐसे लोग चाहिए जिनके पास एक्सपर्टीज है फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑडिट्स का, प्लस मर्जर एंड एक्विजिशन का उनके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद क्योंकि क्या होता है, मर्जर्स में ऑफन गुडविल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो गुडविल को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसका पेमेंट सेटल किया गया है, ब्रांड वैल्यू डिसाइड की गई है, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर्स के नॉलेज बेस में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ऑडिट वर्क असाइनमेंट। These team members are tasked with reviewing the financial integration of the merged entities, ensuring that the valuation and accounting treatments are accurate and comply with relevant standards। यानी आप अपने engagement team members को काम किस तरीके से दोगे वो बातें यहाँ पे बताई गई है। पॉइंट नंबर 4, engagement budgeting। Significant audit time is dedicated to post-merger financial statements and related disclosures to address the complexities and potential risk associated with the merger। तो मित्रों ये था आपका सेकंड सिनेरियो आपको पता चल गया। फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, रिसेंटली मर्जर हुआ, ऐसी कंपनी का ऑडिट हमें करना है। तो ऐसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए टीम किस तरीके की होगी, उसके पास एक्सपर्टीज़ क्या होनी चाहिए वो हमें पता चल गया, ठीक है। और वो काम किस तरीके से कंडक्ट करेंगे रिव्यू का, ये बात हमें पता चल गई। और हम रिसोर्सेज को, एंगेजमेंट बजटिंग मीन्स हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे वो बातें हमें पता चल गई। और सबसे आखिरी में इस टॉपिक का आपको एक डायग्राम है मित्रों जो कहता है इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी द ऑडिटर, पॉइंट नंबर 1, identify the scope of engagement, point number 2, ascertain reporting objectives of the engagement, point number 3, consideration of significant factors in directing the engagement team effort, point number 4, consider the results of preliminary engagement activities, and point number 5, ascertain the nature, timing and extent of resources required for the engagement team। तो 1 2 3 4 5 यही 5 पॉइंट्स हमने मित्रों पूरे हमारे इस डिस्कशन में डिस्कस किए हैं, है ना। ये 5वां पॉइंट है हमारा जहाँ पे हमने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट डिसाइड किया है। तो आ जाओ वापस एक बार, जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे सबसे पहले हमने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन देखी, और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त हमें कौन से मैटर्स है जिन्हें कंसिडर करना चाहिए वो देखे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 सेगमेंट्स हमें पता चले। उसके बाद फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हमने ऑडिट का स्कोप आइडेंटिफाई कर लिया, उससे रिलेटेड आइटम्स हमने देखे। पॉइंट नंबर 2 में हमें पता चला कि रिपोर्टिंग हमें किस तरीके की करनी है वो बातें हमें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में हमें पता चला कि ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट किस तरीके से हमें यूज़ करना है वाइल प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर 4 में हमें पता चला कि हमारी जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है और जो नॉलेज हमने हमारे प्रोफेशनल काम करके हासिल किया है, अगर वो हमारे किसी भी करंट एंगेजमेंट में रिलेवेंट है तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। फिर पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा कि एक ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए कौन से रिसोर्सेज हमें लगने वाले हैं, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, दैट मीन्स इन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक हमें ये पता चला कि ऑडिट की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पॉइंट नंबर 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हमारा जो लेक्चर है मित्रों वो हो गया है 1 घंटा 32 मिनट यानी 33 मिनट तक चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल यूट्यूब बाबा भी खुश, हम भी खुश, इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये लेक्चर के पार्ट नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारा बचा है डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। तो ये छोटा सा है लेकिन अगले वीडियो में मैं इसको कवर करता हूँ ताकि मुझे वीडियो अपलोड करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको भी वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे चैनल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस यूट्यूब बाबा ना लगाए। नया कम्युनिटी गाइडलाइन आपने वायलेट कर दी, 2 घंटे का लेक्चर अपलोड कर दिया, थोड़े शुरुआत में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए ये लेक्चर हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। अब
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है मित्रों, ये है चैनल श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। यहाँ पर आपको सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑडिट के वीडियो लेक्चर्स रेगुलर बैच आपको यहाँ पर अवेलेबल की जा रही है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ढूंढिए यूट्यूब के ऊपर, सब्सक्राइब करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस ऑन करिए, वीडियोस को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे सीए स्टूडेंट्स की मदद हो सके जिन्हें सीए इंटरमीडिएट के ऑडिट की पढ़ाई की ज़रूरत है। चलो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ाई रोज़ करनी है, तगड़ी करनी है।